हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कॉमर्स क्लासेस विद पंकज चोपड़ा। बेटा, हम लोगों ने इससे पहले फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पढ़ी हैं कि किस किस तरीके से आप बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को बना सकते हो। सबसे पहले आपको पढ़ाया गया था सोल प्रोप्राइटरशिप, उसके बाद जॉइंट हिंदू फैमिली, फिर उसके बाद कोऑपरेटिव सोसाइटीज, पार्टनरशिप, कंपनी। तो ये काफ़ी सारी फॉर्म्स हैं जिनकी हेल्प से आप बिजनेस को बना सकते हो, बिजनेस कर सकते हो। लेकिन हर फॉर्म के कुछ ना कुछ फायदे हैं और हर फॉर्म के कुछ ना कुछ नुकसान हैं। मतलब कि कोई भी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो किसी एक बिजनेस के लिए तो सुटेबल है, लेकिन दूसरे बिजनेस के लिए मे बी वो सुटेबल ना हो। तो जितनी भी फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हैं ये सारे बिजनेस के लिए सुटेबल नहीं हो सकती कोई भी एक फॉर्म। जैसे आपका रिक्वायरमेंट होगी उसके हिसाब से आप फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो काफ़ी सारे फैक्टर्स होते हैं जो आपकी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को सिलेक्ट करने में हेल्प करते हैं। मैं ऐसा बोलूं यहाँ पे फैक्टर्स टू बी केप्ट इन माइंड while selecting form of organization। मतलब कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिनको आपको, कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जिनको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा जब आप फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को सिलेक्ट कर रहे हो। तो सबसे पहली चीज जो है, सबसे पहला जो फैक्टर है वो है कैपिटल रिक्वायरमेंट। इसका क्या मतलब है सर? सिंपल वर्ड्स में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। कैपिटल रिक्वायरमेंट यानी कि बिजनेस के अंदर कितना पैसा रिक्वायर्ड है, उसके हिसाब से आप फॉर्म कैसे सिलेक्ट कर सकते हो। बड़े ही सिंपल वर्ड्स में मैं आपको एक्सप्रेस करता हूं इसको। देखो, अगर मोर कैपिटल रिक्वायर्ड, अगर बहुत ज्यादा कैपिटल रिक्वायर्ड है या फिर लेस कैपिटल रिक्वायर्ड है, उसके हिसाब से हम फॉर्म को सिलेक्ट करेंगे। अगर आपको दिखाई दे रहा है कि आपके बिजनेस के अंदर कैपिटल की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा होगी, पैसा बहुत ज्यादा चाहिए होगा, तो उस केस के अंदर क्या होगा, अब आपको मोर कैपिटल रिक्वायर्ड है तो इसके लिए आपके लिए सुटेबल क्या होगा, इसके लिए सुटेबल फॉर्म क्या रहेगी आपकी? सुटेबल फॉर्म रहेगी यहाँ पे आपके लिए कंपनी। कौन सी सुटेबल रहेगी फॉर्म? कंपनी। मतलब अगर बहुत ज्यादा कैपिटल की रिक्वायरमेंट है तो एक पर्सन तो इतना पैसा लगा ही नहीं सकता, तो एक पर्सन ज्यादा पैसा इन्वेस्ट नहीं कर सकता। तो जब ज्यादा कैपिटल की रिक्वायरमेंट है तो आपको कौन सी फॉर्म सिलेक्ट करनी चाहिए? कंपनी। या फिर दूसरा ऑप्शन, अगर थोड़ी कम की रिक्वायरमेंट है तो वहां पे आप क्या यूज कर सकते हो? पार्टनरशिप। मतलब जब आपको ज्यादा पैसा चाहिए तो आपके पास दो ऑप्शन हैं, आप सिलेक्ट कर सकते हो या तो कंपनी को या फिर पार्टनरशिप को। और वहीं अगर आपको कम कैपिटल की रिक्वायरमेंट है तो वहां पे आप किसको सिलेक्ट कर सकते हो? सोल ट्रेड को या फिर सोल प्रोप्राइटरशिप को आप सिलेक्ट कर सकते हो। समझ रहे हो किस हिसाब से फॉर्म को सिलेक्ट करना है? अगर बहुत ज्यादा कैपिटल चाहिए तो कंपनी, उससे थोड़ी सी कम चाहिए तो पार्टनरशिप, और बिल्कुल ही थोड़ी सी चाहिए तो सोल प्रोप्राइटरशिप को आप सिलेक्ट कर सकते हैं। क्लियर? इस तरीके से फॉर्म को सिलेक्ट करना है। दूसरी बात, लायबिलिटी ऑफ ओनर। आप ओनर की लायबिलिटी को कैसा रखना चाहते हैं वो भी बताएगा कि आपको कौन सी फॉर्म सिलेक्ट करनी चाहिए। आप लायबिलिटी कैसी रखना चाहते हैं ओनर्स की। अब यहां पे आपके पास दो ऑप्शन होते हैं। एक ऑप्शन होता है कि आप लायबिलिटी रखना चाहते हो लिमिटेड। आप लायबिलिटी कैसे रखना चाहते हो? लिमिटेड लायबिलिटी रखना चाहते हो। ओनर्स की लायबिलिटी क्या करना चाहते हो? लिमिटेड लायबिलिटी। दूसरा है अनलिमिटेड लायबिलिटी। अनलिमिटेड लायबिलिटी। आप बेटा इसके नोट्स बना लेना, रिवीजन के टाइम बड़े काम आते हैं।
अगर आप लिमिटेड लायबिलिटी रखना चाहते हो, अगर आपके ओनर्स चाहते हैं कि अगर कंपनी को घाटा भी पड़ जाए, हमारे बिजनेस को घाटा भी पड़े, तो मेरे पर्सनल प्रॉपर्टी, मेरा खुद का घर बार बिकना नहीं चाहिए, तो उस केस के अंदर आप क्या चाहते हो कि आपके ओनर्स की लायबिलिटी क्या हो, लिमिटेड हो। तो इसके लिए आपके लिए सुटेबल क्या रहेगी, कंपनी, क्योंकि कंपनी के अंदर ओनर्स की लायबिलिटी जो होती है वो लिमिटेड होती है, आपने पढ़ा। और अगर आप अनलिमिटेड रखना चाहते हो, तो अनलिमिटेड लायबिलिटी रखना चाहते हो, तो आप कौन सी फॉर्म सिलेक्ट कर सकते हो, या तो सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप। अगर लायबिलिटी लिमिटेड रखनी है तो कंपनी सिलेक्ट करेंगे, और अगर लायबिलिटी अनलिमिटेड रखनी है तो कौन सी सिलेक्ट करेंगे, सोल प्रोप्राइटरशिप या फिर पार्टनरशिप। बड़े ही सिंपल वर्ड्स में मैं एक्सप्रेस कर रहा हूं आपको सिर्फ इसी को ही बिल्डअप करके लिख देना है, वहां पे इसी के सेंटेंस बना के आपको वहां पे पेपर में लिखना है। ये पॉइंट्स क्लियर होने चाहिए आपके माइंड के अंदर, उसके बाद आप फटाफट इन फैक्टर्स को याद कर सकते हो। अभी मैंने आपको दो कराए हैं, कैपिटल की रिक्वायरमेंट, अगर कैपिटल ज्यादा चाहिए तो कंपनी सिलेक्ट करो, कैपिटल थोड़ी सी मिडल रिक्वायरमेंट है, कम भी नहीं है और ज्यादा भी नहीं है, मिडल रिक्वायरमेंट है तो पार्टनरशिप, और अगर लेस कैपिटल रिक्वायर्ड है, बहुत ही कम कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, तो आप किसको सिलेक्ट कर लो, सोल प्रोप्राइटरशिप को। दूसरे नंबर पे मैंने आपको बताया लायबिलिटी ऑफ ओनर, अगर लायबिलिटी ओनर चाहते हैं कि हमारी लायबिलिटी लिमिटेड रहे तो किसको सिलेक्ट करो, कंपनी को, और अगर वो चाहते हैं कि हमारी लायबिलिटी जो है वो अनलिमिटेड रहे तो किसको सिलेक्ट कर लो आप, सोल प्रोप्राइटरशिप को या फिर पार्टनरशिप को। इसके बाद है थर्ड फैक्टर, फैसिलिटी इन फॉर्मेशन। फैसिलिटी इन फॉर्मेशन, फॉर्मेशन में आपको पता है कि दो तरीके होते हैं फॉर्मेशन में, लीगल रिक्वायरमेंट और नॉट लीगल रिक्वायरमेंट। इस हिसाब से मैं आपको दो पार्ट्स में इसको डिवाइड कर देता हूं। जैसे कि फैसिलिटी इंफॉर्मेशन, किस चीज को बनाने के लिए बहुत सारी लीगल फॉर्मेलिटीज को आपको पूरा करना पड़ेगा। लीगल रिक्वायरमेंट की जगह मैं यहाँ पे वर्ड यूज करता हूँ लीगल फॉर्मेलिटीज, फॉर्मेलिटीज वर्ड यूज कर देता हूँ यहाँ पे, लीगल फॉर्मेलिटीज। यहाँ पे भी हम लिख देते हैं फॉर्मेलिटीज। अगर आप चाहते हो कि आप लीगल फॉर्मेलिटीज को पूरा कर सकते हो, लीगल फॉर्मेलिटीज का मतलब क्या है कि अगर जैसे अगर आपको कंपनी है, कंपनी को बनाने के लिए बहुत सारी लीगल फॉर्मेलिटीज को पूरा करना पड़ता है कि आपको एमओए बनाना पड़ेगा, यानी कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बनाना पड़ेगा, प्रोस्पेक्टस इशू करने पड़ेंगे, कैपिटल बिल्डअप करनी पड़ेगी। तो ये सारी फॉर्मेलिटीज अगर आप पूरा कर सकते हो, इसके लिए एक्सपर्ट्स की रिक्वायरमेंट होती है, उनकी कॉस्ट। तो अगर आप लीगल फॉर्मेलिटी पूरा कर सकते हो तो आप किसको सिलेक्ट कर लो, कंपनी को। अगर आप लीगल फॉर्मेलिटीज को पूरा कर सकते हो तो किसको सिलेक्ट करो, कंपनी को। अगर आप लीगल फॉर्मेलिटीज को पूरा नहीं कर सकते तो किसको सिलेक्ट करो, पार्टनरशिप को या फिर सोल प्रोप्राइटरशिप को, सोल प्रोप्राइटरशिप को। अगर आप लीगल फॉर्मेलिटीज को पूरा कर सकते हो तो फिर किसके पास जाओ, कंपनी के पास। और अगर आप लीगल फॉर्मेलिटीज को पूरा नहीं कर सकते तो उस केस में सबसे ज्यादा फैसिलिटीज आपको फॉर्मेशन में किस में मिल जाती हैं, सोल ट्रेड या फिर पार्टनरशिप के अंदर। सोल ट्रेड या पार्टनरशिप के अंदर लीगल फॉर्मेलिटीज ना के बराबर होती हैं, आपको कोई लीगल फॉर्मेलिटी पूरी नहीं करनी पड़ेगी सोल प्रोप्राइटरशिप को बनाने के लिए या पार्टनरशिप को बनाने के लिए। तो इस केस में आप किसको सिलेक्ट करेंगे, अगर लीगल फॉर्मेलिटीज आपको पूरी नहीं करनी तो आप किसको सिलेक्ट करेंगे, पार्टनरशिप को या फिर सोल प्रोप्राइटरशिप को। नेक्स्ट वन इज कॉन्टिन्यूटी एंड स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी, अब इसमें भी आपके पास कॉन्टिन्यूटी और स्टेबिलिटी के ऊपर देखेंगे तो स्टेबल और नॉट स्टेबल, ऐसे हम इसको डिवाइड कर देते हैं, स्टेबल और नॉट स्टेबल।
कॉन्टिन्यूटी का मतलब ये है कौन सी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो लंबी चलेगी, कौन सी फॉर्म लंबी चलेगी, उसके बेसिस पे हम इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो कंपनी होती है, कंपनी को कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई मेंबर आए कोई मेंबर जाए, कोई मेंबर इंसॉल्वेंट हो जाए, किसी मेंबर की डेथ हो जाए, इससे कंपनी की एग्जिस्टेंस के ऊपर, कंपनी की स्टेबिलिटी के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि कंपनी अपने ओनर से अलग चलती है, कंपनी अपने ओनर से अलग होती है, इस वजह से उसकी कॉन्टिन्यूटी या उसकी स्टेबिलिटी के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता किसी भी मेंबर के आने या किसी भी मेंबर के जाने से। तो अगर आप स्टेबल फॉर्म को ढूंढ रहे हो, आप चाहते हो कि मेरा बिजनेस जो है वो स्टेबल रहे, तो उस केस में आप किसको सिलेक्ट कर लोगे? अगर आप स्टेबल रखना चाहते हो तो किसको सिलेक्ट करो? कंपनी को। किसको सिलेक्ट करोगे? कंपनी को। और अगर आप देखोगे कि जहां पे स्टेबिलिटी नहीं है, जैसे कि आपका सोल प्रोप्राइटरशिप है, सोल प्रोप्राइटरशिप में ऐसे है कि मैं अकेला चला रहा हूं बिजनेस को, कल मेरे को कुछ हो जाता है या मेरी ऐसी सिचुएशन हो जाती है कि मैं काम नहीं कर सकता, तो उस केस के अंदर मेरा बिजनेस क्या होगा? बंद हो जाएगा, तो वो स्टेबल नहीं है। दूसरी बात, अगर आप पार्टनरशिप कर रहे हो, पार्टनरशिप में भी कॉन्टिन्यूटी के चांसेस कम हो जाते हैं। क्यों? मान लो दो ही पार्टनर है, मान लो दो ही पार्टनर है, दो में से एक छोड़ के चला गया या एक की डेथ हो गई, तो अल्टीमेटली ऐसा हो सकता है कि बिजनेस को बंद करना पड़ सकता है। तो अगर आपको स्टेबिलिटी चाहिए तो कौन सी फॉर्म को सिलेक्ट करोगे? कंपनी को। अगर आपको स्टेबिलिटी नहीं चाहिए तो आप सिलेक्ट करोगे पार्टनरशिप को, या फिर आप किसको सिलेक्ट करोगे? पार्टनरशिप या फिर सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप जैसे बोल रहा हूं ऐसे याद रखना, पेपर में इसी को एक्सप्लेन करके आना आपने। नेक्स्ट वन इज टैक्स लायबिलिटी। नेक्स्ट वन इज टैक्स लायबिलिटी। टैक्स लायबिलिटी का मतलब क्या सर? बेटा जो इनकम जनरेट करते हैं, जो हम अपने बिजनेस से प्रॉफिट जनरेट करते हैं, उसके ऊपर टैक्स लगता है। जो आप अपने बिजनेस से प्रॉफिट जनरेट करते हो या इनकम जनरेट करते हो, उसके ऊपर क्या लगता है? टैक्स। तो अगर आपको टैक्स लायबिलिटी जो है, टैक्स लायबिलिटी, इसको भी दो पार्ट में डिवाइड करता हूं, मिनिमम और मैक्सिमम। ऐसे आप चार्ट बना लेना फैक्टर्स को याद करने के लिए, मिनिमम और मैक्सिमम। अगर आपका सोल ट्रेड होगा या पार्टनरशिप होगा, बेटा टैक्स लगता है इनकम के ऊपर, टैक्स लगता है इनकम के ऊपर। तो कंपनी जो है उसकी इनकम ज्यादा होती है, कंपनी की इनकम ज्यादा होती है, इसलिए उसके ऊपर टैक्स लायबिलिटी, टैक्स का कर्जा ज्यादा होता है, टैक्स ज्यादा भरना पड़ता है कंपनी को। वहीं अगर आप सोल प्रोप्राइटरशिप या पार्टनरशिप में जाते हो तो वहां पे कमाई जो होती है, जो प्रॉफिट होता है वो कम होता है, तो इसलिए उनकी टैक्स लायबिलिटी क्या होती है? कम होती है। अब मैंने आपको दोनों बता दिए हैं कि अगर कमाई ज्यादा होगी तो टैक्स ज्यादा लगेगा, तो वो कहां पे होता है? कंपनी में। कमाई कम है, टैक्स भी कम है, ये फीचर आपको कहां मिलेगा? सोल प्रोप्राइटरशिप में या फिर पार्टनरशिप में। अब अगर आप चाहते हो कि टैक्स लायबिलिटी ज्यादा रखनी है, टैक्स लायबिलिटी ज्यादा रखनी है, मैक्सिमम रखनी है, तो आप किसके ऊपर जाओ? कंपनी को सिलेक्ट कर लो। किसको सिलेक्ट कर लो? कंपनी को। और अगर आपको लगता है नहीं मेरे को टैक्स लायबिलिटी बहुत मिनिमम रखनी है, तो आप किसको डिसाइड करोगे? सोल प्रोप्राइटरशिप, या फिर दूसरी फॉर्म जो है वो है पार्टनरशिप। अगर कम रखनी है टैक्स लायबिलिटी तो ये दोनों फॉर्म सुटेबल है, और अगर आप ज्यादा रखना चाहते हो तो कंपनी सुटेबल है। अगर टैक्स लायबिलिटी आप ज्यादा रखना चाहते हो तो वहां पे सुटेबल कौन है? कंपनी। नेक्स्ट वन इज मैनेजीरियल नीड्स। मैनेजीरियल नीड्स, मैनेजीरियल नीड्स यानी कि आप बोल सकते हो मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट, मैनेजमेंट रिक्वायर्ड। दो फिर पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, मोर और लेस। मैनेजीरियल रिक्वायरमेंट कम रखनी है या ज़्यादा रखनी है, उसके बेसिस पे भी आप फॉर्म को सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे कि जितने, बेटा सिंपल सी बात है, मैनेजर करता क्या है? मैनेजर क्या काम करता है? मैनेजर करता है जितने लोग काम कर रहे हैं उनको मैनेज करना, उनको मैनेज करने का काम मैनेजर करता है।
तो अगर लोग कम हैं तो मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट क्या होगी, कम होगी, कम मैनेजर्स की रिक्वायरमेंट होगी। वहीं अगर लोग ज्यादा हो जाएंगे तो मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट भी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। तो अब आपको फॉर्म कैसे सिलेक्ट करनी है, कंपनी के अंदर कम लोग काम करते हैं, ज्यादा लोग, कंपनी बड़ी होती है तो वहां पे ज्यादा लोग काम करेंगे, ज्यादा लोग काम करेंगे इसका मतलब ज्यादा मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट रहेगी। और जो सोल प्रोप्राइटरशिप है या पार्टनरशिप है वहां पे कम लोग काम करते हैं, कम लोग काम करेंगे तो वहां पे मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट भी क्या होगी, कम रहेगी। तो मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट ज्यादा भी हो सकती है और कम भी हो सकती है। ज्यादा कहां पे होती है, कंपनी के अंदर, ज्यादा कहां पे होती है, कंपनी के अंदर, और कम कहां होगी, सोल ट्रेड या फिर पार्टनरशिप में, सोल ट्रेड या फिर पार्टनरशिप में। तो अब आप देख लो कि अगर आपके पास इतनी कैपेसिटी है कि आप मैनेजमेंट एक्सपर्ट्स को पे कर सकते हो, अगर आपकी इतनी कैपेसिटी है कि आप मैनेजमेंट एक्सपर्ट को पे कर सकते हो तो किसको सिलेक्ट करो, कंपनी को। और अगर आपको लगता है कि आपके पास इतने फाइनेंशियल रिसोर्सेज नहीं है कि आप एक्सपर्ट्स को पे कर पाओ तो उस केस में आप किसको सिलेक्ट करो, सोल प्रोप्राइटरशिप या फिर पार्टनरशिप को। क्लियर। नेक्स्ट वन इज, नेक्स्ट है फ्लेक्सिबिलिटी, नेक्स्ट है फ्लेक्सिबिलिटी। नेक्स्ट वन इज 7th आपका हो गया फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब है कि चेंजेबल, जिसको आप चेंज कर सकते हो। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब होता है चेंजेबल, जिसको आप चेंज कर सकते हो, या फिर आप बोल सकते हो कीप्स ऑन चेंजिंग, उसको हम बोल देते हैं फ्लेक्सिबल है। तो फ्लेक्सिबिलिटी भी मोर और लेस, मोर और लेस। अब आप खुद समझदार हो इस चीज के लिए, कंपनी के अंदर बहुत सारा पैसा लगा हुआ है, बहुत सारे लोग लगे हुए हैं, क्या कंपनी को बदलना, उसके ऑब्जेक्टिव को बदलना इजी है या नहीं है? कंपनी के ऑब्जेक्टिव को बदलना इजी है या नहीं है? आंसर इज नो, आंसर इज नो। वहीं अगर आप एक छोटी सी दुकान चला रहे हो, वहीं अगर आप एक छोटी सी दुकान चला रहे हो, क्या उसको बदलना इजी है या नहीं है? कंफर्म इजी है। तो अगर आप ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी चाहते हो अपने बिजनेस के अंदर कि मैं कभी भी उसको चाहूं चेंज कर सकूं, कभी कोई बिजनेस कभी कोई बिजनेस, तो वहां पे आपको ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी जो मिलेगी वो मिलेगी पार्टनरशिप में या फिर सोल ट्रेड में। और अगर आप वहां पे चाहते हो कि कम फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए तो वहां पे आप किसको सिलेक्ट करोगे? कंपनी में। क्यों? क्योंकि कंपनी के अंदर जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो बहुत कम होती है। तो वहां पे क्या होती है? फ्लेक्सिबिलिटी बहुत कम होती है। तो अगर आपको फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा चाहिए तो आप किसको सिलेक्ट करोगे? सोल ट्रेड या फिर पार्टनरशिप। क्योंकि जैसे अभी आपको दिखा कि पहले आप मान लो काम करते थे ग्रोसरी स्टोर का, आपको दिखाई दिया नहीं यार ये यहाँ पे इस एरिया के अंदर चल नहीं रहा, तो आप क्या कर सकते हो? उसको बंद करके कोई और काम स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन अगर आपने कंपनी खोल ली किसी प्रोडक्ट की आपने कंपनी खोल ली, उसको बंद करना बहुत टिपिकल है, उसको चेंज करना बहुत टिपिकल है। तो ये इसलिए बोला जाता है कि अगर आपको ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, जैसे जैसे सिचुएशन चेंज हो रही है, अगर आप उसके अंदर अपने बिजनेस के अंदर चेंजेस लाना चाहते हो तो वहां पे आप सिलेक्ट किसको करो? सोल ट्रेड या फिर पार्टनरशिप को। लेकिन अगर आप कम फ्लेक्सिबिलिटी चाहते हो तो वहां पे आप किसको सिलेक्ट कर सकते हो? कंपनी को। तो वैसे तो फ्लेक्सिबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा अच्छा जो फॉर्म है वो है सोल प्रोप्राइटरशिप, उससे थोड़ा सा कम अच्छा हो जाता है पार्टनरशिप, और कंपनी में तो चेंज की गुंजाइश ही नहीं होती बेटा। नेक्स्ट वन इज स्केल ऑफ प्रोडक्शन। नेक्स्ट जो फैक्टर है वो है स्केल ऑफ प्रोडक्शन। स्केल ऑफ प्रोडक्शन,
स्केल ऑफ प्रोडक्शन को मैं 3 पार्ट्स में डिवाइड करता हूं, उसके हिसाब से फॉर्म्स बताता हूं आपको मैं। लार्ज, पहला जो है वो है लार्ज, दूसरा है मिडल और तीसरा है स्मॉल। सर ये स्केल ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है? बेटा स्केल ऑफ प्रोडक्शन ये है कि आप कितनी क्वांटिटी के अंदर प्रोडक्शन कर रहे हो। क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन, क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन को आप बोल सकते हो स्केल ऑफ प्रोडक्शन। मतलब कि अगर आपको बहुत बड़ी क्वांटिटी में प्रोडक्शन करनी है, बहुत बड़ी क्वांटिटी में प्रोडक्शन करनी है, तो उसके लिए सबसे सुटेबल क्या रहेगा? ज़्यादा बड़ी उसमें क्वांटिटी में आपको प्रोडक्शन करनी है, ज़्यादा लार्ज क्वांटिटी में आपको प्रोडक्शन करनी है, तो सुटेबल आपके क्या रहेगा? कंपनी। और अगर आपको मिडल स्केल के ऊपर प्रोडक्शन करनी है तो आपके लिए सुटेबल रहेगा पार्टनरशिप। और अगर आपको स्मॉल स्केल पे प्रोडक्शन करनी है तो आपके लिए सही रहेगा सोल प्रोप्राइटरशिप, सोल प्रोप्राइटरशिप। तो अब आप देखेंगे वहां पे कि आपको अपनी बिजनेस के अंदर आपको क्या लगता है कि आपका प्रोडक्शन कैसा रहने वाला है। अगर आपको लगता है कि आपके बिजनेस के अंदर प्रोडक्शन जो है वो लार्ज स्केल पे चलने वाला है, तो वहाँ पे आप कंपनी को सिलेक्ट कर लो, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा कैपिटल आ जाएगी, ज़्यादा मशीनें आ जाएंगी, अच्छी टेक्निक आप यूज़ कर पाओगे, तो लार्ज स्केल आप प्रोडक्शन कर लोगे, पर यूनिट कॉस्ट आपकी कम हो जाएगी। लेकिन आपको दिखता है कि मैं जो बिजनेस करने वाला हूँ वहाँ पे रहेगी ही मिडल स्केल की क्वांटिटी रहेगी, मिडल स्केल पे मेरे को प्रोडक्शन करनी पड़ेगी, तो उस केस में आप पार्टनरशिप को सिलेक्ट कर सकते हो। लेकिन आपको लगता है कि मेरी प्रोडक्शन सिर्फ लोकल एरिया में ही सेल होने वाली है, सिर्फ मैं 100 यूनिट ही प्रोड्यूस करना चाहता हूँ, तो 100 यूनिट्स मेरी लोकल एरिया में ही सेल हो जाएंगी, तो वहाँ पे आप किसको सिलेक्ट कर सकते हो? सोल प्रोप्राइटरशिप को, सोल प्रोप्राइटरशिप को। ठीक है। नेक्स्ट वन इज लीगलिटी। लीगलिटी का मतलब क्या है सर? लीगल फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है? बेटा लीगल उसको बोला जाता है जो कहीं ना कहीं रजिस्टर हो जाती है, जिसके लिए कोई एक्ट अवेलेबल है, जिसके लिए कोरस्पॉन्डिंग कोई लॉ अवेलेबल है, उसको हम बोलते हैं लीगल। तो अगर आपको लीगलिटी चाहिए, लीगलिटी चाहिए आपको, लीगलिटी का मतलब आप सिंपली लिख सकते हो वहां पे फॉर विच कोरस्पॉन्डिंग एक्ट इज अवेलेबल। मतलब कि कोई ऐसा एक्ट अवेलेबल है जो इनके ऊपर काम करता है, जो इनको गाइडलाइंस प्रोवाइड करता है, तो उसको हम कौन सी फॉर्म बोल देते हैं? लीगल। अगर लीगलिटी रिक्वायर्ड है या फिर नॉट रिक्वायर्ड है। लीगलिटी का आपको फायदा क्या मिल जाता है कि वो एक ऐसी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो जाती है जिसकी एग्जिस्टेंस कंफर्म्ड है। जैसे कि रिक्वायर्ड है, अगर आपको आप चाहते हो कि मेरी जो फॉर्म सिलेक्ट करने वाला हूँ वो लीगल होनी चाहिए, उसके लिए कोई एक्ट अवेलेबल होना चाहिए, तो आप सिलेक्ट करो पार्टनरशिप को या फिर कंपनी को। क्यों सर, ऐसा क्यों कि इनको ही क्यों सिलेक्ट करें? तो बेटा पार्टनरशिप को गाइड करने के लिए, पार्टनरशिप देखो लीगैलिटी की रिक्वायरमेंट क्या है कि कोई कोरस्पॉन्डिंग एक्ट होना चाहिए जो इनको अच्छे से गाइड करे, जो इनको रेगुलेट करे। तो पार्टनरशिप के लिए एक्ट अवेलेबल है, पार्टनरशिप एक्ट 1932 जो कि इसको गाइड करता है, तो इसलिए लीगैलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से पार्टनरशिप अच्छी है। कंपनी के लिए भी एक्ट अवेलेबल है, कंपनीज एक्ट 2013, तो इसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी कंपनी अच्छी है। लेकिन जो आपका सोल ट्रेड है, सोल प्रोप्राइटरशिप है, उसके लिए कोई स्पेशल एक्ट अवेलेबल नहीं है। तो लीगलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखोगे तो सोल प्रोप्राइटरशिप आपके ऑप्शन में नहीं है, क्योंकि इसके लिए कोई एक्ट अवेलेबल नहीं है। फिलहाल इसके लिए कोई एक्ट अवेलेबल नहीं है, तो इसके पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप लीगली देखना चाहते हो तो वहां पे आपको करनी चाहिए या तो पार्टनरशिप या फिर कंपनी। और अगर आप लीगली नहीं देखना चाहते तो आप सोल प्रोप्राइटरशिप को इजीली अडॉप्ट कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद है सीक्रेसी। सीक्रेसी आपने बेटा काफ़ी फॉर्म्स पढ़ी हैं, आपने ये फीचर पढ़ा था सीक्रेसी।
नीड ऑफ सीक्रेसी। अगर आपको सीक्रेसी की नीड है तो सीक्रेसी का मतलब क्या होता है? सीक्रेट, या आप इसको बोल सकते हो गुप्तता। मतलब जिसके अंदर आप चाहते हो कि मेरे सीक्रेट सीक्रेट ही रहें, मतलब आपके सीक्रेट्स जो इन्फॉर्मेशन है, कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन है, वो किसी के पास अवेलेबल ना हो। तो इस केस के अंदर मोर सीक्रेसी जो है, या फिर यहां पे आ जाता है लेस सीक्रेसी। अगर आपको बहुत ज्यादा सीक्रेसी चाहिए तो उस केस के अंदर आप सिलेक्ट करो सोल प्रोप्राइटरशिप को। अगर आपको लगता है कि मेरी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियली रहे, किसी और को पता ही ना चले, तो उस केस के अंदर आप किसको सिलेक्ट कर लो? यहाँ पे उस केस के अंदर सबसे सुटेबल आपके लिए क्या हो जाता है? सोल प्रोप्राइटरशिप। और अगर आपको लगता है कि नहीं, मेरे को ज़्यादा सीक्रेसी नहीं चाहिए, मैं कोई भी ज़्यादा कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन नहीं रखना चाहता, तो उस केस के अंदर आप किसको सिलेक्ट कर सकते हो? कंपनी को या फिर पार्टनरशिप को। कंपनी को या फिर पार्टनरशिप को। क्लियर? नेक्स्ट वन इज गवर्नमेंट कंट्रोल। गवर्नमेंट कंट्रोल, इसको भी हम ऐसे कर देते हैं मोर और लेस। गवर्नमेंट कंट्रोल का मतलब क्या है? गवर्नमेंट इंटरफेरेंस, मतलब बार बार गवर्नमेंट आके आपको हर चीज़ के लिए डिस्टर्ब कर रही है। डिस्टर्बेंस बोल सकते हो आप, इंटरफेरेंस बोल सकते हो। कि गवर्नमेंट का कंट्रोल अगर आप चाहते हो कि ज़्यादा रहे या फिर गवर्नमेंट का कंट्रोल कम रहे। अगर आप चाहते हो कि गवर्नमेंट का कंट्रोल ज़्यादा रहे तो आप सिलेक्ट कर सकते हो कंपनी, क्योंकि यहाँ पे कंपनी का कंट्रोल बहुत ज़्यादा रहता है, गवर्नमेंट का कंट्रोल ज़्यादा रहता है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि गवर्नमेंट आके हमारे बिजनेस के अंदर इंटरफेयर ना करे, लेस कंट्रोल की रिक्वायरमेंट है, तो उस केस के अंदर आप किसको सिलेक्ट कर सकते हो? सोल प्रोप्राइटरशिप को, या फिर आप सिलेक्ट कर सकते हो पार्टनरशिप को, तो बेटा हर फॉर्म के कुछ ना कुछ फायदे हैं, हर फॉर्म के कुछ ना कुछ नुकसान हैं। किन्हीं फैक्टर्स के लिए अगर आप देखते हो तो वहाँ पे मे बी सोल प्रोप्राइटरशिप अच्छा हो, कंपनी अच्छी ना हो। कुछ फैक्टर्स ऐसे होंगे जहाँ पे कंपनी अच्छी है लेकिन सोल प्रोप्राइटरशिप अच्छी नहीं है। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो आपको प्रॉपर उसी फॉर्म की तरफ लेके जा रहे हैं, तो आप उसके हिसाब से फॉर्म को सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है बेटा, ये आप अच्छे से एक बार रिकॉल कर लेंगे, उसके बाद नेक्स्ट क्लास के अंदर इस चैप्टर को हम फिनिश कर देंगे। ठीक है बेटा, थैंक यू।